क्लाउड पर एप्लीकेशन चलाना एक बात है, लेकिन जब ट्रैफिक ऊपर नीचे होता है तो प्रदर्शन बनाए रखना और साथ ही लागत को काबू में रखना, ये तो एक मुश्किल पहल ही जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। ये हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। आज हम AWS के एक ऐसी तकनीक पर गौर करेंगे जो इसी पहेली को सुलझाने में मदद करती है। बिल्कुल। क्लाउड की दुनिया में यही लचीलापन और लागत पर नियंत्रण सबसे अहम है। अगर आप मांग के हिसाब से ढल नहीं सकते, तो या तो आप ग्राहकों को खो देंगे या फिर बेवजह पैसे खर्च करेंगे। तो आज की हमारी एक गहन चर्चा AWS ऑटो स्केलिंग के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारे पास जो जानकारी है वो क्लाउड प्रैक्टिशनर्स के लिए AWS ऑटो स्केलिंग पर हुई एक विस्तृत बातचीत से ली गई है। हाँ, और आज हमारा मकसद है ऑटो स्केलिंग के कॉन्सेप्ट को मतलब परत दर परत खोलना। ये क्या है, ये असल में काम कैसे करती है, इसके असली फायदे क्या हैं। और जो लोग AWS सीख रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। AWS में ये ऑटो स्केलिंग भला क्या है? ऑटो स्केलिंग, देखिए, AWS इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी सेवा है जो आपके एप्लीकेशन पर आने वाले लोड या मांग के हिसाब से, हाँ, उसके हिसाब से आपके वर्चुअल सर्वर, जिन्हें AWS में EC2 इंस्टेंस कहते हैं, उनकी संख्या को अपने आप मतलब बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के घटाती या बढ़ाती है। अपने आप घटाना बढ़ाना, इसका मतलब क्या हुआ व्यवहार में? क्या ये किसी जादू की तरह है? हाँ, जादू तो नहीं, पर स्मार्ट तकनीक जरूर है। आप इसे अपनी कार के क्रूज कंट्रोल सिस्टम जैसा सोच सकते हैं। क्रूज कंट्रोल जैसा? हाँ, जब कार सीधी सड़क पर चल रही होती है तो क्रूज कंट्रोल एक तय गति बनाए रखता है। जैसे ही चढ़ाई आती है, सिस्टम खुद ही इंजन को ज्यादा पावर देता है ताकि गति बनी रहे। अच्छा। और ढलान पर आते ही वो पावर कम कर देता है। ऑटो स्केलिंग भी कुछ ऐसा ही करता है। जब आपके एप्लीकेशन पर लोड बढ़ता है तो ये प्रदर्शन बनाए रखने के लिए और सर्वर यानी इंस्टेंस जोड़ देता है। और जैसे ही लोड कम होता है, ये फालतू चल रहे सर्वर हटा देता है ताकि आपके पैसे बच सकें। कोई नहीं चाहता कि रात भर खाली सर्वर चलते रहें और सुबह बिल देखकर होश उड़ जाएं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। बिल देखकर होश उड़ना कोई नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रदर्शन और लागत, ये दो इसके सबसे बड़े फायदे हुए। हाँ, मोटे तौर पर ये दो मुख्य स्तंभ हैं। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और विस्तार से देखें तो 3 प्रमुख लाभ सामने आते हैं। 3 लाभ? अच्छा, कौन कौन से? पहला है उच्च उपलब्धता, हाई अवेलेबिलिटी। इसका सीधा मतलब है कि आपका एप्लीकेशन हमेशा उपलब्ध रहे, चलता रहे, भले ही उस पर अचानक कितना भी ट्रैफिक क्यों ना आ जाए। ओके। ऑटो स्केलिंग सुनिश्चित करता है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन तुरंत तैयार हों ताकि यूजर्स को कोई रुकावट महसूस ना हो। ये तो वाकई जरूरी है, खासकर उन बिजनेस के लिए जिनकी वेबसाइट या ऐप पर ट्रैफिक अचानक बढ़ जाता है, जैसे कोई ऑनलाइन स्टोर या न्यूज़ पोर्टल। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है दोष सहिष्णुता। दोष सहिष्णुता मतलब गलतियों को सहना? हाँ, कुछ वैसा ही। देखिए, कोई भी सर्वर कभी भी खराब हो सकता है, हार्डवेयर फेल हो सकता है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ सकती है। ऑटो स्केलिंग लगातार आपके इंस्टेंस के स्वास्थ्य पर नजर रखता है। अच्छा। अगर कोई इंस्टेंस अनहेल्दी पाया जाता है, यानी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ऑटो स्केलिंग उसे अपने आप हटाकर उसकी जगह एक नया स्वस्थ इंस्टेंस तुरंत लॉन्च कर देता है। आपका एप्लीकेशन बिना किसी डाउन टाइम के चलता रहता है? अरे वाह! तो ये सिर्फ संख्या ही नहीं बदलता, बल्कि खराब पुर्जों को भी बदल देता है। और तीसरा लाभ जिसका आपने जिक्र किया, लागत, ये हमेशा एक बड़ा सवाल होता है। हाँ, लागत। क्या ज्यादा इंस्टेंस जोड़ने से लागत बहुत तेजी से नहीं बढ़ सकती? इसमें कोई नियंत्रण है? बहुत अच्छा सवाल है। और यही तीसरा लाभ, लागत अनुकूलन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सामने आता है। ऑटो स्केलिंग का मतलब सिर्फ सर्वर बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि जरूरत न होने पर उन्हें घटाना भी है। अच्छा, घटाना भी? हाँ, आप अधिकतम सीमा तय कर सकते हैं कि कितने इंस्टेंस तक स्केल करना है ताकि लागत नियंत्रण से बाहर न जाए। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ट्रैफिक कम होता है तो ऑटो स्केलिंग उन अतिरिक्त इंस्टेंस को बंद कर देता है जिनकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं संसाधनों के लिए भुगतान करते हैं जो वास्तव में उपयोग में आ रहे हैं। ये पे एज यू गो मॉडल का सही इस्तेमाल है एक तरह से। समझ गई। तो उच्च उपलब्धता, दोष सहिष्णुता और लागत अनुकूलन, ये तीनों मिलकर इसे बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। ये लाभ वाकई आकर्षक है, खासकर लागत और विश्वसनीयता के नजरिए से। बिल्कुल।
लेकिन ये जादू पर्दे के पीछे होता कैसे है? चलिए, अब इस प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऑटो स्केलिंग वास्तव में काम कैसे करती है? इसके पीछे की मशीनरी क्या है? जरूर, इसकी कार्यप्रणाली समझना जरूरी है, खासकर अगर आप इसे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। इसमें कुछ मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, सबसे पहला है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, या जो अब ज्यादा बेहतर और अनुशंसित है, लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट, ये किसी तरह का खाका या नक्शा हुआ? बिल्कुल सही। ये नए EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट है। इसमें आप सब कुछ परिभाषित करते हैं। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज मतलब AMI इस्तेमाल होगी, AMI, हाँ। इंस्टेंस का साइज और प्रकार क्या होगा, जैसे T3.small, C5.large, स्टोरेज कैसा होगा, कौन से सुरक्षा नियम यानी सिक्योरिटी ग्रुप्स लागू होंगे, अच्छा, लॉगिन करने के लिए कौन सी की पेयर इस्तेमाल होगी, वगैरह वगैरह। सब कुछ इसमें डिफाइन होता है। और आपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन और लॉन्च टेम्पलेट दोनों का नाम लिया। इनमें से बेहतर कौन सा है और क्यों? देखिए, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पुराना तरीका है। AWS अब पूरी तरह से लॉन्च टेम्पलेट के इस्तेमाल पर जोर देता है। अच्छा, तो टेम्पलेट ही यूज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लॉन्च टेम्पलेट ज्यादा लचीला है। आप इसमें वर्जनिंग कर सकते हैं, यानी टेम्पलेट के अलग अलग संस्करण बना सकते हैं। ओके, वर्जनिंग। आप एक ही टेम्पलेट में कई तरह के इंस्टेंस टाइप और खरीदने के विकल्प जैसे स्पॉट इंस्टेंस भी परिभाषित कर सकते हैं, जिससे लागत और अनुकूलित हो सकती है। इसमें टैगिंग और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी बेहतर हैं। तो सीधा जवाब है, हमेशा लॉन्च टेम्पलेट का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो पहला कदम हुआ एक अच्छा विस्तृत लॉन्च टेम्पलेट बनाना। इसके बाद आप बनाते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ASG। ऑटो स्केलिंग ग्रुप। हाँ, ASG। ये उन EC2 इंस्टेंस का एक समूह है जिन्हें आप एक साथ प्रबंधित करना चाहते हैं। आप ASG को बताते हैं कि इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए कौन सा लॉन्च टेम्पलेट इस्तेमाल करना है, किन अवेलेबिलिटी जोन में इंस्टेंस फैलाने हैं, मतलब हाई अवेलेबिलिटी के लिए। और अगर आप लोड बैलेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नए इंस्टेंस को उसके साथ कैसे जोड़ना है, ये सब ASG में सेट होता है। और इसी ग्रुप में हम वो संख्याएं तय करते हैं जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था, मिनिमम मैक्सिमम। एकदम सही। यहीं पर आप 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर सेट करते हैं। पहला, न्यूनतम मिनिमम साइज, मतलब ग्रुप में कम से कम कितने इंस्टेंस हमेशा चलते रहने चाहिए, चाहे लोड कितना भी कम क्यों ना हो। ये बेसलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ठीक है। दूसरा, अधिकतम मैक्सिमम साइज, लोड बढ़ने पर ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा कितने इंस्टेंस लॉन्च किए जा सकते हैं, ये लागत को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकता है। ओके। और तीसरा, वांछित क्षमता, डिजायर्ड कैपेसिटी, यानी इस समय ग्रुप में कितने इंस्टेंस होने चाहिए। ऑटो स्केलिंग हमेशा कोशिश करता है कि इंस्टेंस की संख्या इस वांछित क्षमता के बराबर रहे। जब आप ग्रुप बनाते हैं तो आमतौर पर वांछित क्षमता न्यूनतम और अधिकतम के बीच होती है। न्यूनतम, अधिकतम, वांछित क्षमता नोट कर लिया। ये संख्याएं सीधे तौर पर लागत और उपलब्धता को प्रभावित करती हैं, तो इन्हें सही ढंग से सेट करना महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब ग्रुप बन गया, इंस्टेंस का ब्लूप्रिंट तैयार है, सीमाएं तय हो गई। लेकिन ये फैसला कैसे होता है कि कब वांछित क्षमता को बढ़ाना है या कब घटाना है? कौन बताता है ASG को? अच्छा सवाल है। यहीं पर खेल में आती हैं स्केलिंग नीतियां, स्केलिंग पॉलिसीज। हाँ, ये वो नियम या ट्रिगर हैं जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप को बताते हैं कि कब और कितने इंस्टेंस जोड़ने या हटाने हैं। ये नीतियां आमतौर पर Amazon क्लाउड वॉच द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले मैट्रिक्स पर आधारित होती हैं। क्लाउड वॉच मैट्रिक्स, जैसे कि कौन से मैट्रिक्स आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं? सबसे आम मैट्रिक है औसत CPU यूटिलाइजेशन पूरे ग्रुप का। CPU यूटिलाइजेशन। उदाहरण के लिए आप एक नीति बना सकते हैं कि अगर ग्रुप का औसत CPU उपयोग लगातार 5 मिनट तक 70% से ऊपर रहता है तो 2 नए इंस्टेंस जोड़ दो। अच्छा। इसके अलावा आप मेमोरी उपयोग, नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क इन आउट, लोड बैलेंसर से आने वाले रिक्वेस्ट की संख्या, रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट, या यहाँ तक कि SQS क्यू की लंबाई जैसे मैट्रिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन के लिए कस्टम मैट्रिक्स बनाकर उनके आधार पर भी स्केल कर सकते हैं। और घटाने के लिए भी ऐसी नीतियां होती होंगी, स्केल इन के लिए? बिल्कुल, आप एक स्केल इन नीति बना सकते हैं। जैसे अगर औसत CPU उपयोग लगातार 10 मिनट तक 30% से नीचे रहता है तो एक इंस्टेंस हटा दो। ये थ्रेशोल्ड और समय
मतलब कितनी देर तक, ये सब आप अपनी जरूरत के हिसाब से तय करते हैं। अच्छा, और आपने पहले स्वास्थ्य जांच का भी जिक्र किया था। हम्म ये स्केलिंग नीतियों से कैसे जुड़ा है या ये अलग है? ये स्केलिंग नीतियों से सीधे तौर पर स्केल अप या स्केल डाउन नहीं करती, लेकिन ग्रुप की स्वस्थ स्थिति बनाए रखने के लिए जरूरी है। एएसजी डिफॉल्ट रूप से हर इंस्टेंस की EC2 स्थिति जांच, मतलब सिस्टम और इंस्टेंस स्टेटस, पर नजर रखता है। अगर कोई इंस्टेंस इन जांचों में फेल होता है तो एएसजी उसे अस्वस्थ मानकर बंद कर देता है और उसकी जगह एक नया इंस्टेंस आपके लॉन्च टेम्पलेट के अनुसार लॉन्च कर देता है, ताकि आपकी वांछित क्षमता बनी रहे। अच्छा, तो ये अपने आप रिप्लेस कर देता है। हाँ, और अगर आप ELB यानी इलास्टिक लोड बैलेंसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एएसजी को ELB की स्वस्थ जांच का उपयोग करने के लिए भी कह सकते हैं। वो अक्सर एप्लीकेशन के स्तर पर स्वास्थ्य की बेहतर जानकारी देती है। वाह, ये तो पूरी तरह से स्वचालित रखरखाव जैसा लगता है। लॉन्च टेम्पलेट से ब्लूप्रिंट, एएसजी से प्रबंधन और सीमाएं, स्केलिंग नीतियों से मांग पर प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य जांच से खराब इंस्टेंस का प्रतिस्थापन। काफी व्यापक है ये तो। हाँ, काफी सोच समझकर बनाया गया सिस्टम है। अब क्या ये स्केलिंग नीतियां ही एकमात्र तरीका है स्केल करने का, या और भी रणनीतियां हैं? हाँ, AWS सिर्फ एक तरह की स्केलिंग तक सीमित नहीं है। विभिन्न जरूरतों के लिए अलग अलग रणनीतियां उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अकेले या मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। एक तो है डायनामिक स्केलिंग। ये वही है जिसकी हमने अभी विस्तार से बात की, क्लाउड वॉच मैट्रिक्स के आधार पर मांग में बदलाव के जवाब में स्केल करना। ये रिएक्टिव है, यानी घटना होने, मतलब मैट्रिक थ्रेशोल्ड पार होने के बाद प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। मांग बढ़ी, स्केल करो। रिएक्टिव। दूसरा है प्रेडिक्टिव स्केलिंग। प्रेडिक्टिव, भविष्यवाणी वाली। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा एडवांस है और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है। AWS आपके एप्लीकेशन के पिछले ट्रैफिक डेटा, आमतौर पर पिछले 2 हफ्तों का, उसका विश्लेषण करता है और भविष्य में आने वाले ट्रैफिक का पूर्वानुमान लगाता है। ओह, मशीन लर्निंग। हाँ, फिर ये उस पूर्वानुमानित मांग को पूरा करने के लिए पहले से ही जरूरी इंस्टेंस को शेड्यूल कर देता है। तो ये प्रोएक्टिव हुआ, यानी समस्या आने से पहले ही तैयारी। लेकिन क्या हो अगर ये गलत अनुमान लगा ले? क्या इससे दिक्कतें आ सकती हैं? हाँ, ये प्रोएक्टिव है और आपका सवाल जायज़ है। मशीन लर्निंग मॉडल 100% सटीक नहीं होते। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा स्केल कर दे तो थोड़ी देर के लिए लागत बढ़ सकती है। अगर ज़रूरत से कम स्केल करे तो ट्रैफिक आने पर प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। तो फिर इसीलिए प्रेडिक्टिव स्केलिंग को अक्सर डायनामिक स्केलिंग के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। प्रेडिक्टिव स्केलिंग मुख्य पैटर्न को संभालती है और डायनामिक स्केलिंग किसी भी अप्रत्याशित उछाल या गिरावट को संभाल लेती है, एक तरह का सेफ्टी नेट। अच्छा, दोनों मिलकर। तो ये जानना जरूरी है कि कब कौन सी रणनीति बेहतर काम कर सकती है। बिल्कुल, अगर आपके ट्रैफिक में रोज या हफ्ते के हिसाब से एक निश्चित पैटर्न दिखता है, जैसे ई-कॉमर्स साइट पर शाम का पीक टाइम या वीकेंड रश, तो प्रेडिक्टिव स्केलिंग बहुत कारगर हो सकती है और संभावित रूप से डायनामिक स्केलिंग से बेहतर प्रदर्शन और लागत बचत दे सकती है। और अगर ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं? हाँ, अगर आपका ट्रैफिक बहुत अप्रत्याशित है, जैसे किसी अचानक वायरल हुए मार्केटिंग कैंपेन के कारण, तो डायनामिक स्केलिंग ज्यादा भरोसेमंद रहती है क्योंकि वो वास्तविक समय की मांग पर प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, और कोई तरीका है डायनामिक प्रेडिक्टिव के अलावा? तीसरा है शेड्यूल्ड स्केलिंग। शेड्यूल्ड मतलब टाइम के हिसाब से? हाँ, ये सबसे सीधा तरीका है। अगर आपको निश्चित रूप से पता है कि हर रोज सुबह 9 बजे आपको ज्यादा सर्वर चाहिए और शाम 6 बजे कम, तो आप बस एक शेड्यूल बना सकते हैं कि सुबह 9 बजे वांछित क्षमता को बढ़ा दिया जाए और शाम 6 बजे कम कर दिया जाए। अच्छा, ये तो काफी सरल है। हाँ, ये उन कामों के लिए बहुत अच्छा है जिनका समय एकदम तय होता है, जैसे वीकली रिपोर्ट जनरेशन या रोज सुबह होने वाला कोई बैच प्रोसेसिंग का काम। तो डायनामिक, प्रेडिक्टिव और शेड्यूल्ड, समय आधारित, वाकई कई विकल्प मौजूद हैं। क्या आप इसे और मजबूत करने के लिए कोई वास्तविक दुनिया का उदाहरण दे सकते हैं? कोई रियल लाइफ सिनेरियो? जरूर, चलिए उसी ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सामान्य दिनों में उनके ऑटो स्केलिंग ग्रुप की न्यूनतम क्षमता 2, अधिकतम 10 और वांछित क्षमता 3 इंस्टेंस पर सेट है। ठीक है, 3 सर्वर आमतौर पर काफी हैं। अब आती है दिवाली या ब्लैक फ्राइडे सेल। वेबसाइट पर ट्रैफिक आसमान छूने लगता है। मौजूदा 3 सर्वरों का CPU उपयोग तेजी से 60-80% या उससे भी ऊपर पहुंच जाता है। ओह! डायनामिक स्केलिंग नीतियां, जो शायद 60% CPU उपयोग पर सेट हैं, तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। और फिर क्या होता है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप परिभाषित
लॉन्च टेम्पलेट का उपयोग करके धड़ाधड़ नए सर्वर इंस्टेंस लॉन्च करना शुरू कर देता है। मान लीजिए पीक घंटों के दौरान ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि ग्रुप अपनी अधिकतम सीमा यानी 10 इंस्टेंस तक पहुंच जाता है। 10 इंस्टेंस। हाँ, लोड बैलेंसर ELB इस बढ़े हुए ट्रैफिक को इन सभी 10 सर्वरों में समान रूप से बांटता रहता है, जिससे वेबसाइट धीमी नहीं पड़ती। और आपने प्रिडिक्टिव का भी जिक्र किया था। हो सकता है उन्होंने पहले से अनुमान लगाकर प्रिडिक्टिव स्केलिंग भी सेट कर रखी हो, जिसने सेल शुरू होने से ठीक पहले ही इंस्टेंस की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 या 7 कर दी हो, ताकि शुरुआती रश को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। अच्छा, पहले से तैयारी। बिल्कुल। और जब सेल का क्रेज खत्म होता है, रात में या अगले दिन? जैसे ही सेल खत्म होती है या रात के समय ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से कम होता है, सर्वरों का औसत CPU उपयोग घटने लगता है। मान लीजिए 30% से नीचे चला जाता है। अब स्केलिंग नीतियां सक्रिय होती हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप धीरे धीरे एक-एक करके अतिरिक्त सर्वर इंस्टेंस को बंद करना शुरू कर देता है, जब तक कि वो वापस अपनी सामान्य वांछित क्षमता 3 इंस्टेंस या शायद न्यूनतम क्षमता 2 इंस्टेंस तक नहीं पहुंच जाता। तो कुल मिला के फायदा क्या हुआ इस सब कवायद का? फायदा ये हुआ कि भारी सेल के दौरान भी ग्राहकों को एक सहज अनुभव मिला। वेबसाइट डाउन नहीं हुई और बिक्री का नुकसान नहीं हुआ। सही बात है। और जैसे ही ट्रैफिक कम हुआ, कंपनी ने उन अतिरिक्त 7 सर्वरों के लिए भुगतान करना बंद कर दिया, जिनकी अब जरूरत नहीं थी। लागत भी बची और ग्राहक भी खुश रहे। यही ऑटो स्केलिंग का असली कमाल है। ये उदाहरण वाकई सब कुछ साफ कर देता है। बहुत अच्छे से समझ आया। अब मान लीजिए कोई AWS सीख रहा है या पहली बार ऑटो स्केलिंग सेट कर रहा है, ऐसी कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए, या कौन सी जरूरी पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने चाहिए? कुछ टिप्स? हाँ, कुछ बातें हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं या जिन पर खास ध्यान देना चाहिए। बताइए। पहला, ASG और ELB एक नहीं है। जैसा हमने पहले भी कहा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप ASG और इलास्टिक लोड बैलेंसर ELB को एक ही चीज न समझें। ELB ट्रैफिक बांटता है, ASG इंस्टेंस की संख्या बदलता है। ये साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनके काम अलग-अलग हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हुआ। दूसरा, लॉन्च टेम्पलेट को प्राथमिकता दें। फिर से दोहरा रहा हूं, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पुराना हो चुका है। हमेशा लॉन्च टेम्पलेट का उपयोग करें। ये ज्यादा शक्तिशाली, लचीला और भविष्य के लिए बेहतर है। लॉन्च टेम्पलेट, हाँ। तीसरा, मिन, मैक्स, डिजायर्ड को समझें। ये 3 संख्याएं न्यूनतम, अधिकतम और वांछित क्षमता ऑटो स्केलिंग ग्रुप के पूरे व्यवहार की नींव हैं। इन्हें ध्यान से चुनें और समझें कि ये कैसे काम करती हैं। आपकी लागत और उपलब्धता इन्हीं पर निर्भर करती है। ये नंबर्स बहुत क्रिटिकल हैं। बिल्कुल। चौथा, कूल डाउन पीरियड। कूल डाउन पीरियड स्केलिंग नीतियों में कूल डाउन पीरियड होता है। इसका मतलब है कि एक स्केलिंग गतिविधि जैसे इंस्टेंस जोड़ना होने के बाद ASG कुछ समय, मतलब कूल डाउन पीरियड, इंतजार करेगा, इससे पहले कि वो किसी और स्केलिंग नीति पर प्रतिक्रिया दे। अच्छा, इंतजार क्यों? ये इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम स्थिर हो सके और बार बार अनावश्यक रूप से स्केल अप डाउन ना हो, वरना पता चला इंस्टेंस जुड़ा, लोड थोड़ा कम हुआ, फिर हट गया, फिर जुड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे सही ढंग से सेट करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कूल डाउन पीरियड। और कुछ? हाँ, एक और बात, सिर्फ EC2 के लिए नहीं। ये याद रखना भी जरूरी है कि ऑटो स्केलिंग का सिद्धांत सिर्फ EC2 सर्वर तक ही सीमित नहीं है। अन्य सेवाओं के लिए भी ऑटो स्केलिंग प्रदान करता है, जैसे DynamoDB। DynamoDB, वो तो डेटाबेस है। हाँ, NoSQL डेटाबेस के लिए, फिर Aurora रिलेशनल डेटाबेस के लिए, और ECS सर्विसेज कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। इन सब में भी ऑटो स्केलिंग होती है। हालांकि क्लाउड प्रैक्टिशनर स्तर पर मुख्य फोकस EC2 ऑटो स्केलिंग पर ही रहता है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट और भी जगह लागू होता है। ये बहुत ही उपयोगी टिप्स हैं, खासकर कूल डाउन पीरियड वाली बात। चलिए, हमने आज काफी कुछ कवर किया। एक बार मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। जरूर, एक त्वरित रिकैप हमेशा अच्छा होता है। तो AWS ऑटो स्केलिंग का मतलब है मांग के आधार पर EC2 इंस्टेंस की संख्या को स्वचालित रूप से एडजस्ट करना। बिल्कुल। ये लॉन्च टेम्पलेट्स इंस्टेंस के ब्लूप्रिंट के लिए और ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स इंस्टेंस के समूह को प्रबंधित करने और सीमाएं तय करने के लिए काम करता है। एकदम सही। इसमें स्केलिंग के मुख्य तरीके हैं: डायनामिक स्केलिंग, मैट्रिक्स के आधार पर रिएक्टिव, प्रिडिक्टिव स्केलिंग, मशीन लर्निंग से पूर्वानुमान, प्रोएक्टिव, और शेड्यूल स्केलिंग, तय समय पर आधारित। हाँ, और इन्हें अकेले या मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये चुनाव आपकी एप्लीकेशन के ट्रैफिक पैटर्न पर निर्भर करता है। ये इलास्टिक लोड बैलेंसिंग ELB के साथ बहुत अच्छी तरह काम करता है। ELB ट्रैफिक को उपलब्ध इंस्टेंस में बांटता है और ASG जरूरत के हिसाब से इंस्टेंस की संख्या बदलता है। ये क्लासिक कॉम्बिनेशन है उच्च उपलब्धता और स्केलेबिलिटी के लिए, एक परफेक्ट टीम। और आखिर में इसके सबसे बड़े फायदे हैं लागत अनुकूलन, सिर्फ जरूरत के अनुसार भुगतान करके पैसे बचाना, और प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार, उच्च उपलब्धता और दोष सहिष्णुता के माध्यम से। एकदम सटीक सारांश। अगर कोई ये मुख्य बातें समझ गया है तो उसने AWS ऑटो स्केलिंग की नींव को समझ लिया है। शानदार। यहाँ एक विचार छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। जैसे जैसे मशीन लर्निंग और AI और उन्नत होते जा रहे हैं, प्रिडिक्टिव स्केलिंग की क्षमताएं कहाँ तक जा सकती हैं? क्या भविष्य में सिस्टम इतने सटीक रूप से ट्रैफिक का अनुमान लगा पाएंगे कि डायनेमिक स्केलिंग की जरूरत बहुत कम हो जाएगी? और ये पूर्वानुमान सिर्फ ट्रैफिक वॉल्यूम तक ही सीमित रहेगा या एप्लीकेशन के व्यवहार के अन्य पहलुओं का भी अनुमान लगा पाएगा? अच्छा पॉइंट है। लागत और प्रदर्शन के बीच वो स्वीट स्पॉट ढूंढना हमेशा एक चुनौती रहा है और शायद AI इसमें क्रांति ला सकता है। इस पर आगे सोचना दिलचस्प होगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। AI का प्रभाव यहाँ भी गहरा हो सकता है, शायद हमारी सोच से भी ज्यादा। खैर, उम्मीद है AWS ऑटो स्केलिंग पर ये विस्तृत चर्चा जानकारीपूर्ण और उपयोगी रही होगी। उम्मीद तो यही है। ये समझने में मदद करती है कि क्लाउड कैसे हमें ऐसे शक्तिशाली उपकरण देता है जिनसे हमारे एप्लीकेशन मांग के साथ कदम ताल में ला सकें, जिससे न केवल लागत बचती है बल्कि उपयोगकर्ताओं को एक बेहतर और अधिक भरोसेमंद अनुभव भी मिलता है।